Are you preparing for UGC NET Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Hello friends, welcome back to Tutelage Academy, and today we are going to discuss UGC NET June 2023 paper code 55 previous year question paper. So this is the previous year question paper which we have. इसको हमने word में type करवा लिया है for better visibility, okay? और यहाँ पर हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 30 ऑलरेडी सॉल्व किया है. पार्ट 2 में 31 to 60 सॉल्व किया है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61. ओके, सो आई विल बी जंपिंग टू क्वेश्चन नंबर 61 नाउ. ओके, चलो. Given are two statement, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Okay, तो आपको बताना है इसका solution. Under the Payment of Bonus Act 1965, there is no dispute about payment of bonus. Bonus is to be paid within a period of 6 months from the close of accounting year. Okay, and then the reason क्या दिया हुआ है इसमें? A contract or agreement made to pay the employee less than minimum rate of wages fixed in the Minimum Wages Act 1948 is null and void in the eye of law. देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो असर्शन है वही बहुत ज्यादा गलत है. असर्शन में दिया हुआ है कितने मंथ्स? 6 months, बट एक्चुअली इट इज 8 months. तो टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस ये किसमें दिया हुआ है? ये दिया हुआ है सेक्शन 19. सेक्शन 19 में दिया हुआ है टाइम लिमिट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस, और बोनस इज टू बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 8 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर, और मैक्सिमम एक्सटेंडेड पीरियड कितना हो सकता है? 2 year. नेक्स्ट 2 year तक आप बोनस का पेमेंट को एक्सटेंड कर सकते हो, बट बियॉन्ड 8 months यू नीड द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, है ना. गवर्नमेंट के परमिशन के बाद ही आप बोनस को 2 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो. अदरवाइज यू विल हैव टू पे द बोनस विद इन अ पीरियड ऑफ 8 months, है ना, जिस हिसाब से भी आपका अकाउंटिंग ईयर हो, कैलेंडर ईयर हो या फिर फाइनेंशियल ईयर हो. राइट, इट इज गिवन इन सेक्शन 19 जो कि बात करता है किसके बारे में? टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस के बारे में. ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलिए ट्रू है ये, प्लीज डोंट माइंड. 62. Which theory says that people are motivated if they believe in the worth of the goal and outcome of the effect? है ना, कौन सी थ्योरी है ये? कौन सी थ्योरी है? यस, इक्विटी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, रेनफोर्समेंट थ्योरी, ईआरजी थ्योरी. यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा Vroom's एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. Vroom's expectancy theory. And what is it? We believe in the worth of the goal and outcome of the effort. This is what is expectancy theory. Expectancy theory में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं? इंस्ट्रूमेंटैलिटी होता है, एक्सपेक्टेंसी होता है और बैलेंस होता है ना. तो इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या है? इंस्ट्रूमेंटैलिटी इज our strength that we have to achieve this goal. ये आपका strength. And when you believe in the outcome, है ना, तो if they believe in the worth of the goal and outcome of the effect, that is what expectancy. बैलेंस क्या है? अल्टीमेटली जो भी आउटकम है उस पे आप कितने वेटेज है सिचुएशन को. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए यूजीसी नेट एग्जाम के थ्रू आपको पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, तो योर बिलीफ that you can clear UGC NET, and your strength, your belief that you can create UGC NET is instrumentality. And then UGC NET से PhD में एडमिशन होगा. UGC NET से PhD में एडमिशन होगा. what your outcome is going to PhD. ठीक है, तो your outcome is what? आउटकम इज अप्लाइंग फॉर पीएचडी. तो एक्सपेक्टेंसी इज कि आप यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करोगे, एंड यूजीसी नेट विल the performance, the marks will help you to get into a PhD from very good college. So this is what your outcome, belief in outcome is ultimate outcome is PhD. ये outcome है. और बैलेंस क्या हो जाएगा? बैलेंस की पॉजिटिव और नेगेटिव को सम अप अगर आप करें तो पॉजिटिव काफी सारी चीजें हैं, नेगेटिव हो सकता है कि मे बी यू विल हैव टू लिव अवे फ्रॉम योर फैमिली और समथिंग. इन सबको सम करेंगे तो वो हो जाएगा बैलेंस. तो फॉर मोटिवेशन ऑल दीज थिंग्स शुड बी ग्रेटर देन 0, तब हमारा मोटिवेशन बना रहता है. करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेलफेयर प्रोविजन अंडर द फैक्टर्स एक्ट 1948?
इसमें से कौन कौन सी वेलफेयर प्रोविजन है, तो चलिए देखते चलते हैं और साथ ही साथ हम लोग सेक्शंस भी डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। वेलफेयर प्रोविजन हमारा सेक्शन अराउंड सेक्शन जो 41 से स्टार्ट होता है, करेक्ट। तो यस 63 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक विच आर दी वेलफेयर प्रोविजन अंडर फैक्टर्स एक्ट. So our answer will be this will be first aid facilities, weekly holiday है, facilities for storing and drying clothing, ये भी हमारा welfare के अंदर आता है. This is section 45 and first aid facilities हमारे कितने employees के लिए होती है? For every 150 employee. यहाँ पे greater than or equal to वाली बात नहीं है. For every 150 employee you will have to provide first aid, right? और yes फॉर वीक कैंटीन के लिए कौन से सेक्शन में है? सेक्शन सॉरी वीकली हॉलीडे नहीं है, कैंटीन होगा. ए बी एंड डी, पॉइंट नंबर 2, ए बी एंड डी. एंड कैंटीन के बारे में किसमें बात किया हुआ है? सेक्शन 46. और कैंटीन कहाँ पर होना चाहिए? फॉर मोर देन 250 पीपल, इक्वल टू भी नहीं है, फॉर मोर देन 250 पीपल. अगर आपके एस्टैब्लिशमेंट में 250 से ज्यादा लोग हैं तो आपको कैंटीन प्रोवाइड करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 46 ऑफ फैक्टर्स एक्ट. एंड देन ये जो फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथ्स, ये किसमें हमारा सेक्शन 43 में है. और ये तीनों के तीनों हमारे वेलफेयर प्रोविजन में आते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर. तो सोशल सिक्योरिटी मेजर जो है उसका मतलब क्या होता है? तो अगर आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, सिकनेस, एक्सीडेंट, रिटायरमेंट और या फिर डेथ हो जाती है या फिर कुछ एक्सेप्शनल एक्सपेंडिचर हो जाते हैं जो कि किसी फैमिली मेंबर के बर्थ या डेथ से कनेक्टेड है, तो वहां पर आपको सोशल सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड किया जाता है. तो उसमें कंपनसेशन है, रिस्टोरेशन है, प्रिवेंशन है, पर रिटेलिएशन नहीं है. रिटेलिएशन की कोई भी बात इसमें नहीं होती है, ठीक है. आपको कंपनसेट किया जाता है, आपके सिचुएशन को रिस्टोर किया जाता है, आपको प्रिवेंट किया जाता है डिजीजेस एंड किसी भी अनवांटेड सिचुएशन से, बट रिटेलिएशन का कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं. क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, विच इज डिस्क्राइब्ड एज नेशनल लेबर मार्केट. नेशनल लेबर मार्केट क्या होता है? लेबर मार्केट क्या होता है? लेबर मार्केट में कुछ बायर्स हैं एंड कुछ सेलर्स हैं जो कि एक दूसरे को सर्च कर रहे हैं, है ना. एंड फॉर एक किसी पर्टिकुलर वेज रेट पे वो लोग buyer and seller are doing the purchasing, correct? So buyer and seller are searching throughout the nation for each other. That will be national labor market. National labor market में buyers and seller हमारे एक दूसरे को throughout the nation search कर रहे हैं because it is written यहाँ पर national. Okay, तो point number 2 हमारा आंसर हो जाएगा. This yes, point number 1. हाँ, ये वाला इग्नोर कीजिए. यहाँ point number 1, when buyer and seller are searching throughout the nation for each other, it is yes, national labor market. Question number 66. The demand for labor in economy as a whole can only be understood by application of aggregative analysis developed by whom. ठीक है, ये बहुत ही important concept है. ये बहुत ही important concept है. किसका? जॉन मेयर्ड केनिस, है ना. और जॉन मेयर्ड केनिस जो इन्होंने एक बुक लिखी है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. इस बुक के बारे में भी यूजीसी नेट में पूछा गया है एक बार कि ये बुक किसने लिखी है ना. तो इसी बुक में उन्होंने थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है. थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया है. तो उनका ये कहना है कि फर्म्स कितना आउटपुट प्रोड्यूस करती है, वट एवर दे एक्सपेक्टेड टू सेल, ठीक है. लेकिन जो एक्चुअली देखिए कोई भी फर्म है वो उतना प्रोड्यूस कर रही है व्हाट इट इज एक्सपेक्टिंग इट टू सेल. तो इट इज एक्सपेक्टिंग इट टू सेल 100 यूनिट. सपोज ये 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, बट एक्चुअली मार्केट का कंजम्पशन कितना है? इट कैन बी 95 यूनिट्स, राइट. तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? तो जॉन मेयर्ड केनिस का ये कहना है कि गवर्नमेंट को एक्सपेंड करना चाहिए. गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए मनी एंड टैक्सेस टू इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड इन द इकोनॉमी, है ना. तो थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड ये है कि हमें फर्म्स को
प्रोड्यूस बढ़ाने से ज्यादा कंजम्पशन बढ़ाना है। तो कंजम्पशन बढ़ाना है तो कैसे होगा? तो कंजम्पशन अगर बढ़ाना है, कंज्यूमर डिमांड बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट को जो है ना ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट घटाना होगा और ज्यादा जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट को ज्यादा जॉब्स क्रिएट करना है तो गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा किसके लिए? फैक्ट्रीज बनाने के लिए। गवर्नमेंट को कुछ इस्टेब्लिशमेंट, कुछ फैक्ट्रीज बनाने के लिए गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए ताकि लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, उनका डिमांड बढ़े। जब जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनकी नौकरी लगेगी, उनका इनकम बढ़ेगा तो उनका डिमांड बढ़ेगा। तो उनका जब उनका डिमांड बढ़ेगा तो फिर जो फर्म्स की जो कैपेसिटी है 100 यूनिट प्रोड्यूस करने की, वो पूरा यूटिलाइज होगा, राइट। तो डिमांड हमें बढ़ाना है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड, है ना। तो एग्रीगेट जो डिमांड है दैट शुड इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड शुड इंक्रीज, है ना। तो वो एग्रीगेट डिमांड ऑफ द पब्लिक विल डिसाइड, एग्रीगेट डिमांड ऑफ द पब्लिक विल डिसाइड कि फर्म्स का कितना आउटपुट होना चाहिए ना, कि फर्म्स का आउटपुट कितना है। तो and for that, to increase it, government has to spend money on increasing the economy, on establishing factories, on setting up of jobs, and on increasing the purchasing power of people, है ना। So that's it. तो जॉन मैनर्ड केनिस ने इसके बारे में बताया था अपने बुक, उनकी कौन सी बुक थी? The General Theory of Employment, Interest and Money। इस बुक में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया था। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या है? लेबर वेलफेयर प्लेज अ पॉजिटिव रोल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल टेंशन। रीजन, द इश्यू ऑफ लेबर वेलफेयर गेन्ड प्रोमिनेंस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड अ नंबर ऑफ लेजिस्लेशन इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो बिल्कुल सही, सारा कुछ सही लग रहा है ना। दोनों ही बिल्कुल ही सही है। लेबर वेलफेयर में हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारे लेजिस्लेशन को इनेक्ट किया है। यस, so both A and R are true, and R is the correct explanation. Very simple and self-explanatory. Question number 68. Arrange the steps of cross-cultural training in ascending order. Okay, will do. So 68 का आंसर है। So 68 का जो आंसर होगा उसमें हम लोग what we can do. देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी आपको बीच का समझ में आ रहा है, कुछ भी, जैसे कि वी कैन क्लियरली सी डी के बाद ई होगा, डिसाइडिंग क्रॉस कल्चरल गोल्स एंड देन डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग, है ना। क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग के बाद ही हम प्रोग्राम को इवेल्युएट करेंगे। तो डी, जब भी डी होगा तो डी के बाद ई होना चाहिए, और ई के बाद हमारा जब क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग डिलीवर कर देंगे तभी हम प्रोग्राम को इवेल्युएट करते हैं। हमें कुछ भी नहीं पता है बट अपना जो माइंड है वो यूज कर सकते हैं। किर्कपैट्रिक मॉडल ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, वो भी वहां से भी हमने काफी कुछ सीखा है, सीरो मॉडल से भी हमने काफी कुछ सीखा है। तो उसी नॉलेज को अप्लाई कीजिए, है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोग्राम को इवैल्यूएट करते हैं, और उसके बाद देखते हैं जो ट्रेनिंग में हमें सिखाया गया वो हम प्रैक्टिस में ला रहे हैं कि नहीं। वी हैव टू मेक इट इन दी प्रैक्टिस। ट्रेनिंग में आपको काफी कुछ सिखाया जाता है, वो फिर आप आगे अगर काम करेंगे ट्रेनिंग के बाद अपने ऑफिस ज्वाइन किए तो जो भी आपने सीखा दैट यू हैव टू इंक्लूड इन प्रैक्टिस। तो DEBA टाइप चीजें तो बिल्कुल लग रही। बचा क्या? एनालाइजिंग एम्प्लॉइज कल्चर एंड असाइनमेंट। ये तो सबसे पहले होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉइज के कल्चर और असाइनमेंट को एनालाइज करेंगे, क्रॉस कल्चरल गोल्स को डिसाइड करेंगे, और C और D का काम करके हम E पे जाएंगे। C और D पहले हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग को डिलीवर करेंगे, देन इवैल्यूएट करेंगे प्रोग्राम को, और लास्ट में हम जो भी ट्रेनिंग हुई है उसको प्रैक्टिस से लिंक करेंगे। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? CDEPA। Question number 69. Given below are two statement, assertion, reason. It is believed that conciliation is a better and amicable machinery than adjudication for settlement of industrial dispute. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि conciliation हमेशा बेटर और एमिकेबल फ्रेंडली मशीनरी है एडजुडिकेशन से। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट एडजुडिकेशन में क्या होता है, रियल लाइफ में कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, कॉन्सिलिएशन में हमारे कॉन्सिलिएशन ऑफिसर आता है, बिठाता है, बातें करवाता है, जो भी प्रॉब्लम हो उसको सुनता है, सॉल्व करता है, और एक अग्रीमेंट, एक सेटलमेंट करवाता है। अवार्ड हमारा जुडिशियल हो जाता है, सेटलमेंट इज नॉट जुडिशियल। कॉन्सिलिएशन में हमें क्या मिलता है? सेटलमेंट। अनलाइक एडजुडिकेशन और आर्बिट्रेशन में हमें अवार्ड मिलता है। अवार्ड कोर्ट की तरफ से होता है। अवार्ड अगर आप नहीं मानोगे तो क्या होगा? आपको पनिशमेंट मिलेगी। करेक्ट। इट इज सो बिकॉज एडजुडिकेशन इज एक्सपेंसिव। करेक्ट। एंड देयर इज
is every possibility that it will disturb the industrial peace in the industry. हो सकता है ना, एजुकेशन एक्सपेंसिव है, वो ज्यादा तो कोर्ट का चक्कर है, ज्यादा दिक्कत है, जुडिशियल प्रोसेस है, अगर आप नहीं मानते हो तो फिर पनिशमेंट है एंड ऑल, तो इट कैन डिस्टर्ब दी तो जो इंडस्ट्रियल पीस है वो भी बिल्कुल सही बात है। तो हमारे मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 1 ही यूजीसी नेट ने भी दिया है कि बोथ आर करेक्ट, दोनों बिल्कुल सही है। जैसे भी घर में भी कोई झगड़ा होता है तो कोर्ट तक बात जाने से पहले हम फैमिलीज यही डिसाइड करती है कि आपस में मिलजुल कर बात कर लो, कोई न्यूट्रल बॉडी भी आएगी, वो मिलजुल कर बात करके मुद्दा सुलझा लेगी, ये हमेशा ही बेहतर होता है rather than going to the judge or court or something like that. तो यही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है, both and are correct and R is the correct explanation. Question number 70, which 3 out of the following 4 are 4 method of collective bargaining advocated by Walton and McKinsey. तो Walton and McKinsey ने collective bargaining के 4 तरीके क्या-क्या बताए थे? Distributive, integrative, attitudinal and intra-organizational. तो distributive, integrative, इंट्रा-ऑर्गेनाइजेशनल और एक और क्या था? एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग बार्गेनिंग। तो ये हमारा पॉइंट नंबर डी गलत है, पॉइंट नंबर ए बी सी हमारा क्लियरली आंसर हो जाएगा। ये 4 तरीके के बार्गेनिंग मेथड है, हम लोग याद रखेंगे ये तीनों, एक और रिएटिटिंग एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, which of the following steps of organizational change in arrange the following steps of organizational change in ascending order, है ना? तो देखते हैं, ओके, ए बी सी डी ई। अब ऑर्गेनाइजेशन चेंज के स्टेप्स हैं जिसे हमें अरेंज करना है। ओके, तो इनिशिएशन तो बिल्कुल सही लग रहा है, पॉइंट नंबर ए। चलिए ए से हम शुरुआत ही करेंगे, ए से शुरुआत करेंगे। उसके बाद डेलिब्रेशन, स्टेबलाइजेशन, एक्शन प्रपोजल एंड इम्प्लीमेंटेशन, इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड डायग्नोसिस। ठीक है, तो उसके बाद जब हम इनिशिएट करेंगे फिर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके डायग्नोसिस कर सकते हैं। डेलिब्रेशन क्या होता है ना? तो जब डेलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि इस प्रोसेस में पार्टिसिपेंट्स अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं ऑन प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड मैनेजमेंट विद सॉल्यूशन एंड एनी आइडियाज दैट दे मे हैव, है ना? तो यहाँ पे डेलिब्रेशन में पार्टिसिपेंट्स अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं, बहुत सारे वेरियस इश्यूज पे अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं, और अपने कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसका खुद से सॉल्यूशन बताते हैं, मैनेजमेंट को भी सॉल्यूशन बताते हैं, कुछ अपने आइडियाज हो तो अपने आइडियाज बताते हैं चेंज प्रोसेस को जो इम्पैक्ट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर कि सबसे पहले तो हम इनिशिएट करेंगे, है ना? इनिशिएट करेंगे, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड डायग्नोसिस करेंगे, उसके बाद हम लोगों से बात करेंगे, है ना? पार्टिसिपेंट से बात करेंगे कि आप अपना व्यूज दीजिए, उसके बाद एक्शन प्रपोजल, इन तीनों को कंसीडर करते हुए एक्शन प्रपोजल होगा, एंड देन वी विल गो फॉर स्टेबलाइजेशन। आंसर क्या हो जाएगा? ए बी डी सी, करेक्ट, पॉइंट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, 72 देखेंगे। What are the main approaches in the area of international compensation with regard to posting MNCs employee in foreign countries? ठीक है, तो अप्रोचेस टू इंटरनेशनल कंपनसेशन की अगर हम बात करें, व्हाट आर द मेन अप्रोचेस, तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ अप्रोच। कौन कौन सा होता है? गोइंग रेट अप्रोच है, क्वालिटेटिव अप्रोच है, कॉम्बिनेशन अप्रोच है, बैलेंस शीट अप्रोच है, देयर आर सम अदर अप्रोचेस एज वेल, और सारे अप्रोचेस को जानना समझना आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे जो मेन चीजें आ जाती है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है? मेन अप्रोच। तो ये सारे ही जब आप पढ़ेंगे अप्रोचेस इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल कंपोजिशन, तो ये सारे अप्रोचेस ही हैं, सारे ही इनफैक्ट करेक्ट अप्रोच ही है, और चारों का अलग अलग जगह एप्लीकेशन है। ठीक है, चारों का जो एप्लीकेशन है ना वो अलग है। ठीक है, तो जैसे कि गोइंग रेट अप्रोच का क्या होता है कि कंपनसेशन इज बेस्ड ऑन सर्वे कंपैरिजन। जो अगर लो पे कंट्रीज है तो वहां पे एडिशनल पेमेंट दिए जाते हैं, लाइक दैट, कि जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से दिया जाता है। फिर क्वालिटेटिव का भी एक वैसा ही एक अप्रोच है, एंड देन बैलेंस शीट। यहाँ पे जो मेन अप्रोच है उसमें हमारा बैलेंस शीट अप्रोच आ जाता है, और बैलेंस शीट अप्रोच में होता ये है कि इक्वलाइज किया जाता है परचेजिंग पावर ऑफ एम्प्लॉइज एट कंपेरेबल पोजीशन लेवल लिविंग अब्रॉड एंड इन द होम कंट्री, है ना? एंड उसमें इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, जो भी क्वालिटेटिव डिफरेंस होते हैं उसको ऑफसेट करने के लिए इंसेंटिव भी दिए जाते हैं।
ठीक है। तो बैलेंस्ड अप्रोच हमारा एक इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो है कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना वो मेंटेन हो, होम कंट्री में भी और बाहर की कंट्री में भी हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन हो जाए। इसमें क्या हो जाता है कि एक इक्वालिटी हो जाती है असाइनमेंट्स के बीच में। अगर आपको दूसरी कंट्री में भेजा जा रहा है तो जहाँ पे अगर एक्सपेंडिचर बहुत जहाँ पे अगर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, जहाँ पे जो भी करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, लाइक दैट। तो वहाँ पे बैलेंस कर दिया जाता है कि आपका जो स्टेटस हो, जो लेवल ऑफ लिविंग हो वो मेंटेन है ना। तो यहाँ पर इसलिए बैलेंस शीट अप्रोच एक बहुत ही बड़ा और मेन अप्रोच है इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल कंपनसेशन। अरेंज द स्टेप्स ऑफ एमबीए प्रोग्राम इन द करेक्ट ऑर्डर। तो एमबीए प्रोग्राम को हम करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे। एमबीए प्रोग्राम आपको पता ही है, गिवन बाय पीटर ड्रकर इन हिज बुक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है वो पीटर ड्रकर ने अपने कौन से बुक में दी है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि उसने कब लिखी थी, 1954 में लिखी थी, करेक्ट। तो एमबीए में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं उसको हम पार्ट वाइज करके हर एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। तो डिपार्टमेंट में भी जितने सारे लोग हैं उनके हिसाब से भी हम गोल्स को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं और डिपार्टमेंट के सारे लोग इंडिपेंडेंट होते हैं गोल्स को अपने हिसाब से कंप्लीट करने के लिए, है ना। और लास्ट में पीरियोडिक रिव्यू किया जाता है कि किस पर्सन ने गोल्स को कंप्लीट किया कि नहीं। तो पर्सन तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को परकोलेट करके एक एक इंसान को देते हैं और चेक करते हैं कि किस इंसान ने कितना कम कंप्लीट किया और उस हिसाब से उसे मोटिवेट करते हैं, इंसेंटिवाइज करते हैं, गाइड करते हैं। तो डिटरमाइन एक्शन प्लान, परफॉर्म पीरियोडिक रिव्यू एंड फीडबैक, allocate major objective among departments, collaboratively setting objective for departmental members, formulate overall organization objective। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिसाइड करते हैं, है ना। तो पॉइंट नंबर ई हमारा डेफिनेटली पॉइंट नंबर 1 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मेजर ऑब्जेक्टिव को हम डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। ये भी मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हमने डिसाइड किया, उसके बाद 3 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट में ऑब्जेक्टिव को डिवाइड किया। तो ई के बाद पक्का सी होगा। उसके बाद कोलैबोरेटिवली सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर डिपार्टमेंट मेंबर्स, तो डिपार्टमेंट के लिए हमने ऑब्जेक्टिव बनाया, उसके बाद डिपार्टमेंट के जितने मेंबर्स है उसके लिए ऑब्जेक्टिव बनाया, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया, करेक्ट। तो दिस इज द थर्ड वन। तो ई सी डी होगा, उसके बाद ए बी, उसके बाद हर एक मेंबर के लिए एक्शन प्लान हम डिसाइड करते हैं और फिर परफॉर्मेंस पीरियोडिक रिव्यू एंड फीडबैक। क्लियरली आंसर इज ए सी डी बी डी ए बी। लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, लिस्ट 1 वेज थ्योरीज, लिस्ट 2 प्रोपाउंडर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हर बार ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। ऐसे तो सब्सिस्टेंस थ्योरी बाय डेविड रिकार्डो, वेस्ट फंड थ्योरी है, एंड देन सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ मनी बाय कार्ल मार्क्स, वेस्ट फंड बाय एडम स्मिथ, रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी बाय फ्रांसिस वॉकर। वेरी इजी। Next question number 75. Which two trade union association merged and established the हिंद मजदूर सभा? तो हिंद मजदूर सभा जो है ना, आप इसका विकिपीडिया पे जरूर पढ़िए। एचएमएस से यूजीसी नेट पे कई बार क्वेश्चन आता है, बार क्वेश्चन आता है। तो देखिए, जो एचएमएस, यूटीयूसी और सीटू का कॉमन हिस्ट्री है ना, एचएमएस और यूटीयूसी एंड सीटू, यूटीयूसी एंड सीटू, ठीक है। देखिए क्या हुआ था कि 1941 में जो एमएन रॉय है उन्होंने एक न्यू ट्रेड यूनियन बनाई, आईएफएल, ठीक है, आईएफएल बनाया। उसके बाद क्या हुआ कि हिंद मजदूर पंचायत बनी 1948 में। तो 1941 में बना आईएफएल बाय एमएन रॉय, एंड देन 1948 में बना हिंद मजदूर पंचायत, 1948 में, ठीक है। तो जो सोशलिस्ट थे कांग्रेस के, एक्चुअली उन्होंने ही सोशलिस्ट, एचएमएस हमेशा ही सोशलिस्ट पार्टी मानी जाती है और हिंद मजदूर पंचायत भी सोशलिस्ट पार्टी थी, ठीक है। एंड देन तो जो लोग सोशलिस्ट नहीं थे उन्होंने देखो, तो जो लोग भी सोशलिस्ट थे वो लोग बना दिए क्या, हिंद मजदूर पंचायत, ठीक है। और जो लोग सोशलिस्ट नहीं थे वो लोग बना दिए क्या, यूटीयूसी, वो लोग बना दिए क्या, तो यूटीयूसी। तो सिंपली हुआ ये कि 1941 में जो एमएन रॉय ने आईएफएल बना के रख दिया, और उसके बाद जब हमें आजादी मिली 1947 में, तो दो तरह के लोग बचे, सोशलिस्ट एंड नॉन सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट बना दिए हिंद मजदूर पंचायत और नॉन सोशलिस्ट बना दिए यूटीयूसी, कब, 1949 में, ठीक है। हिस्ट्री समझ में आ गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि हिंद मजदूर पंचायत जो थी ना, वो
वो क्या की, वो 1941 की जो IFL था, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, उससे ज्वाइन हो गई और ये दोनों ने मिल करके हिंद मजदूर सभा बनाई 1948 में। तो 1948 में सोशलिस्ट अलग हुई, 1948 में हिंद मजदूर पंचायत बनाई, IFL फिर इसके पास आकर के जुड़ गया, क्योंकि IFL के थॉट्स भी सोशलिस्ट थे और नॉन सोशलिस्ट हमारे UTUC बना लिए 1941। ठीक है, क्लियर? ओके, 1949 में UTUC बनी है। क्वेश्चन नंबर 76, मिस्टर ए जॉइंड द कंपनी टू विच पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 वाज एप्लीकेबल ऑन दिस डेट एंड सुपर एन्युएटेड ऑन दिस डेट। तो आप देखेंगे 5 साल कंप्लीट नहीं हो रहे, यहाँ से यहाँ 5 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो डिटरमाइन द ग्रेच्युटी इफ हिज लास्ट सैलरी ऑन वाज ₹9,000 पर मंथ, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लियरली नो ग्रेच्युटीज पेबल। आप अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट देखेंगे एज पर एज आई रिमेम्बर सेक्शन 4, तो उसमें दिया है कि मिनिमम 5 years ऑफ सर्विस इज रिक्वायर्ड, उसके बाद ग्रेच्युटी पेमेंट होगा। उसके बाद जो भी 6 year जो भी नेक्स्ट ईयर में मान लीजिए आपने 6 year 6 months एंड 1 day काम किया है, तो ये वहां पे भी आपका जो है ना ग्रेच्युटी कितने साल के लिए कैलकुलेट होगी, 7 years के लिए कंप्लीट होगी। ठीक है, तो आपको 5 year कंप्लीट करना ही है। 5 year अगर आपने 5 year 6 months कंप्लीट किए, 5 year 6 months और 1 day भी कंप्लीट किया, तब आपको 6 months एंड 1 day भी कंप्लीट किया, तो फिर आपको कितने दिन की ग्रेच्युटी मिलेगी? आपको 6 साल की ग्रेच्युटी मिलेगी, 6 साल की ग्रेच्युटी मिलेगी। और 5 year 1 day भी, या 5 year 5 months 6 months, मतलब 50% से अगर आपने कम अगर अटेंड किया है, कम आपका अगर ऑफिस में प्रेजेंस है, तो बस 5 साल के लिए होगा, अदरवाइज 6 साल के लिए राउंड ऑफ कर देते हैं अगर 50% से ज्यादा आपका प्रेजेंस है तो लाइक दैट। तो यहाँ पे 5 साल से कम ही हो रहा है, तो नो ग्रेच्युटीज पेबल विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सिलेक्शन कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू परफॉर्म रियलिस्टिक टास्क इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आर स्कोर्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिलेक्शन मेथड है जिसमें कि कैंडिडेट्स को रियलिस्टिक टास्क दिए हुए हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, कि सपोज यू आर द मैनेजर एंड योर कंपनी इज फेसिंग सच एंड सच लॉस एंड इट इज हैविंग एंड इट्स पब्लिक इमेज इज फॉलिंग, सो व्हाट यू विल डू इन सच स्टेप, लाइक दैट। और फिर कैंडिडेट्स किस तरह से परफॉर्म करता है वो दिखते हैं। तो पॉइंट नंबर सी पक्का नहीं होगा, मतलब सी पक्का होगा, सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट तो होना ही है। रियलिस्टिक जॉब परव्यू क्या होता है? रियलिस्टिक जॉब परव्यू जो है वो एक तरह का रिक्रूटिंग टूल है। इसमें क्या होता है कि वी HR मैनेजर्स व्हाट वी डू, हम बता देते हैं किसी कैंडिडेट को कि हमारा जो जॉब है उसका एक रियलिस्टिक इमेज क्या है, उसमें क्या क्या कॉन्स है, क्या क्या प्रॉस है, आपको पूरे दिन क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव चीजें, नेगेटिव चीजें, हम हर चीज एग्जैक्ट बताते हैं। हम कम्युनिकेट करते हैं गुड एस्पेक्ट ऑफ द जॉब, वी कम्युनिकेट बैड एस्पेक्ट ऑफ द जॉब। तो इसमें एक रियलिस्टिक व्यू हम बताते हैं कि हमारा जॉब क्या क्या इंटेल करता है। जिससे क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स एक्चुअली में सिंसियर है, जो हमारे पास एक्चुअली में आना चाहते हैं, वो फिल्टर आउट हो जाते हैं, और जो लोगों का जो लोग का उतना मन नहीं है वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि कमिटेड एम्प्लॉयज हमें मिल जाते हैं और सेल्फ सिलेक्शन हो जाता है ना, एम्प्लॉयज का खुद ही सेल्फ सिलेक्शन हो जाता है। तो रियलिस्टिक जॉब फिर भी हमारा एक तरह का टूल है, ये कोई मेथड ऑफ सिलेक्शन नहीं मानेंगे हम इसको। और यहाँ पर हम ऐसा कोई रियलिस्टिक टास्क वाली चीजें नहीं हो रही है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन वाली चीजें। यहाँ पर वी HR मैनेजर वी ओनली पुट फॉरवर्ड देम अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द जॉब। तो पॉइंट भी पक्का नहीं होगा। मैनेजमेंट असेसमेंट मेथड, यस, मैनेजमेंट असेसमेंट मेथड हमारा आंसर हो सकता है कि जो हमारी मैनेजमेंट है वो इस तरीके से कैंडिडेट्स को असेस कर रही है, तो इट कैन बी वन ऑफ द मैनेजमेंट असेसमेंट मेथड। तो मैनेजमेंट का असेसमेंट करने का तरीका इस तरह की हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही है। तो हमारा आंसर A एंड C होना चाहिए। अब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में A एंड C है ही नहीं, तो B एंड C दिया हुआ है, C के साथ B दिया है। तो यहाँ पे यूजीसी नेट आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। तो C के साथ B है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा क्योंकि B दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा? A ओनली, क्योंकि ऑप्शन में A एंड C नहीं है, तो कम से कम A तो है, तो हमारा आंसर यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 होगा A ओनली। ठीक है, C के साथ B है, इसलिए पॉइंट नंबर 4 आंसर नहीं होगा।
Question number 78. Which of the following is known as being psychologically involved, connected and committed to accomplish task-related goals? So which of the following is known as being psychologically involved, connected and committed to accomplish task-related goals? So we have employee engagement, we have employee commitment, job involvement and job enlargement. सबसे पहले job enlargement तो होगा नहीं, ठीक है? साइकोलॉजिकली आप इन्वॉल्व हो, कनेक्टेड हो और कमिटेड हो, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम्प्लॉय कमिटमेंट, ठीक है? तो एम्प्लॉय कमिटमेंट, यस। तो एम्प्लॉय कमिटमेंट मतलब लेवल ऑफ डेडिकेशन कोई एम्प्लॉय के पास होता है या एम्प्लॉय हैंडल करता है टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क और अ गिवन एक्टिविटी, ठीक है? क्या है एम्प्लॉय का जो लेवल ऑफ कमिटमेंट, कितना ज्यादा कमिटेड है कि उसे कोई पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करना ही है, ठीक है? तो एम्प्लॉय कमिटमेंट किस पे बेस होता है कि हमारे एम्प्लॉयज कितने सेटिस्फाइड है और कितने ज्यादा एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जबकि एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या होता है? एम्प्लॉय एंगेजमेंट मतलब कि एम्प्लॉय जो है ना वो किसी काम में एंगेज है, ठीक है? एंगेजमेंट मतलब कि एम्प्लॉय जो है वो आपने किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को बोला कि यू हैव टू कंप्लीट दैट टास्क इन, तो वो 8 आवर्स उस काम वो कर रहा है, बट 8 आवर्स में ही इज टेकिंग सम ब्रेक, ही इज टॉकिंग टू फ्रेंड्स और ही इज टॉकिंग टू सम अदर पर्सन एज वेल, ही इज टॉकिंग टू सम कलीग्स एज वेल। तो एटलीस्ट वो काम में एंगेज है ना? एंगेज है मतलब कि वो उस काम से रिलेटेड है ना? हमने उसको वो पर्टिकुलर टास्क थमा दिया है, वो पर्टिकुलर टास्क कभी भी कर सकता है। इसमें कमिटमेंट नहीं है। एंगेजमेंट में कमिटमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंगेजमेंट में कमिटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट कमिटमेंट इज कि हम साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व है, साइकोलॉजिकली कनेक्टेड है ना? और एंगेजमेंट में साइकोलॉजिकली कनेक्शन समटाइम्स इट कैन बी देयर, समटाइम्स इट कैन नॉट बी देयर, है ना? तो एक कमिटेड एम्प्लॉय किसी काम को 1 घंटे में कर सकता है, जो कि कोई एंगेज्ड एम्प्लॉय इस काम को 4 घंटे 5 घंटे में भी कर सकता है, क्योंकि both are different. We can be engaged that हाँ ठीक है मुझे ये काम करना है, उसमें मेरा माइंड बिजी है, बट मे बी वी आर नॉट 100% कमिटेड, है ना? दैट्स वेरी। तो एम्प्लॉय कमिटमेंट हो जाएगा हमारा आंसर। और जॉब इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? जॉब इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो एक आपका एक साइकोलॉजिकल या इमोशनल एक्सटेंट है टू विच यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोफेशन एंड कंपनी, है ना? जैसे कि जॉब इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकता है कि आप टाइम पे ऑफिस आ रहे हो एंड और, तो जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं और उनका हाई जॉब इन्वॉल्वमेंट होता है कि कोई कितना ज्यादा इन्वॉल्व है अपने काम को करने में। लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी इन्वॉल्वमेंट, कनेक्टेड एंड कमिटेड क्या है, तो पॉइंट नंबर 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड? इमोशंस, पॉलिटिक्स, इंफॉर्मेशन एंड बिहेवियर, ठीक है? तो एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट होते हैं, ए बी सी। ए इज अफेक्टिव जो कि इमोशन से रिलेटेड है, बी इज बिहेवियर एंड सी इज कॉग्निटिव। कॉग्निटिव इज अबाउट माइंड, व्हाट इंफॉर्मेशन आवर माइंड इज हैविंग। तो ये तीनों हमारा आंसर हो जाएगा। पॉलिटिक्स आंसर नहीं होगा, विच इज नॉट अ कंपोनेंट, पॉइंट नंबर 2। Question number 80, which one of the following is the key feature in Keynesian explanation of unemployment equilibrium? तो केनिसन जी जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो जिसमें कि हाँ, तो लॉर्ड केनिसन के बारे में जो आप पढ़ेंगे वो यही है, एग्रीगेट डिमांड, जो कि इसके पहले हमने पढ़ा, और उसके बाद उनकी जो बुक है जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड थर्ड थिंग इज अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये सारी चीजें हमें कौन बताते हैं? हमें ये लॉर्ड केनिसन बताते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा होगा पॉइंट नंबर 2, ए एंड सी ओनली, फ्री वेज एंड डायनेमिक वेज। इन दोनों की बात करते हैं कौन? हमारे लॉर्ड केनिसन। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा हमारा आंसर। अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में भी उसी एग्रीगेट डिमांड की ही बात की जाती है, जो लॉ ऑफ एग्रीगेट डिमांड है कि गवर्नमेंट को अल्टीमेटली एक्सपेंड करना चाहिए टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट मोर जॉब्स कैन बी क्रिएटेड, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा खत्म हो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े, जिससे लोगों का परचेजिंग पावर बढ़े। तो उससे क्या होगा? इंडस्ट्री का कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इंडस्ट्री ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, उससे एक इक्विलिब्रियम आएगा। तो दैट इज व्हाट इट इज, अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ए एंड सी हमारा आंसर हो जाएगा। Question number 81, in which year NTUF dissolved itself and reunited with AITUC? AITUC किस साल में ऐसा हुआ था?
यस, तो हमने पढ़ा है एक्चुअली AITUC की हिस्ट्री हमने पढ़ी है बहुत अच्छे से। तो AITUC हमारी 10th सेशन जो थी उसके नागपुर में 10th सेशन था AITUC का, जिसमें कि वो बाइफरकेट हो गई थी, है ना। AITUC बाइफरकेट हो गई थी 1929 में 10th सेशन नागपुर में। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद यस AITUF बना था, AITUF बना था 1929 में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, क्योंकि AITUC बाइफरकेट हो गई थी। देन द वन पार्ट वाज AITUF 1929। इसमें क्या मर्ज हुआ, इसमें मर्ज हुआ NFL नेशनल फेडरेशन ऑफ लेबर, मर्ज हुआ कब 1933 में, 1933 में मर्ज हुआ। और मर्ज होकर के इन दोनों ने मर्ज होकर के एक नया नाम बनाया, क्या, NTUF नया नाम बनाया। और NTUF जो है वो वापस से फिर AITUC में मर्ज हो गई, वापस से AITUC में मर्ज हो गई कब, 1940 में, विद द हेल्प ऑफ VV गिरी, जिसे बोला जाता है VV गिरी प्रपोजल्स, है ना। जो VV गिरी थे ना, उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए थे, व्हाई दे शुड बी मर्जिंग, क्या बेनिफिट एंड ऑल, काफी एफर्ट किया था उन्होंने। और गिरी प्रपोजल्स अगर आपको कहीं दिखे किसी क्वेश्चन में, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे NTUF का वापस से AITUC में मर्जिंग की बात की जा रही है उस प्रपोजल में 1940 में। क्वेश्चन नंबर 82, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्टीट्यूशनल कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इंस्टीट्यूशनल कॉज जो होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, वो क्या है। तो इंस्टीट्यूशनल कॉजेस में क्या क्या चीजें आ जाती है, जैसे कि नॉन रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, इन सबसे जो मैटर होता है ना, वो इंस्टीट्यूशनल कॉज हो जाता है। ठीक है, कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग से लेकर के कोई इश्यूज है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से रिलेटेड इश्यूज है, वर्कर्स के लीगल राइट्स या फिर वर्कर्स के कुछ राइट्स का इश्यूज है। तो ये सारा जो इंस्टीट्यूशन जो हमारे जो फैक्ट्री उससे उसके जो मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड है, लाइक दैट ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, वर्कर्स के राइट्स, ये सब की चीजें जो होती है वो हमारी इंस्टीट्यूशनल कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होती है। तो आवर्स ऑफ वर्क बिल्कुल भी नहीं होगा, क्लास ऑफ पर्सनैलिटी भी नहीं होगा, यूनियन सिक्योरिटी नहीं, जो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा वो होना चाहिए यूनियन सिक्योरिटी। यस, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जो मैटर होगा, ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन से मैटर होगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मैटर होगा, वर्कर्स के लीगल राइट्स का मैटर होगा, वो सारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के मैटर्स होंगे। प्रेशर होता है वर्कर्स पे कि ट्रेड यूनियन को आप ज्वाइन ना करो, ये सारा मैटर हमारा कौन सा होता है, इंस्टीट्यूशनल कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है। तो जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होगा, हमारा आंसर पॉइंट नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who introduced the idea that managers have to examine the environment and then adjust the organization to maintain a state of equilibrium। ये बात किसकी की जा रही है, ये बात की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन इक्विलिब्रियम की, जिसके बारे में किसने बताया था, चेस्टर बर्नार्ड ने। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने सेशन में, यूनिट 1 का क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय चेस्टर बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डिटरमिनेशन एंड पेमेंट ऑफ बोनस अमाउंट इन अकाउंटिंग ईयर इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर दी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ठीक है, ओके करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट से हम अवेलेबल सरप्लस निकालते हैं, अवेलेबल सरप्लस से एलोकेबल सरप्लस निकालते हैं। सारा कुछ हमने इसके पहले वाले सेशन में भी डिस्कस किया है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉरी हाँ, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट एंड देन वी गो फॉर अवेलेबल सरप्लस। तो सी के बाद ए आएगा, तो हियर वी हैव द आंसर। एंड देन एलोकेबल सरप्लस and then set on and set off of allocable surplus, and then we go for the payment of bonus. Very easy, CADB. Next question number 85, which chapter of Constitution of India contain provision for protecting and safeguarding the interest of labor as human beings। तो यहाँ पे बात की जा रही है आपके DPSPs की, जो DPSPs है आपके 39, 41, 42, 43, 43A, ये सारा तो DPSPs जो है वो किस में है, ये चैप्टर 4 में DPSPs है और चैप्टर 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स है। तो यहाँ पे DPSPs की बात कर रही है, की जा रही है, वेलफेयर स्टेट की बात की जा रही है। तो वेलफेयर स्टेट और DPSPs जो सेक्शन आर्टिकल 38 है, 39 है, 41 है, 42 है, वो सारा किसमें है, चैप्टर 4 में। कहीं कहीं पर पार्ट 4 भी दिया होता है, तो वी आर कंसिडरिंग द सेम चैप्टर हो या पार्ट हो, वी आर कंसिडरिंग हियर दैट। Who is the propounder of group exchange theory? ग्रुप एक्सचेंज थ्योरी के प्रपाउंडर कौन है, हमने यूनिट 4 का क्वेश्चन है, हमने क्लास में भी पढ़ा है। ग्रुप एक्सचेंज थ्योरी के जो प्रपाउंडर वो है जॉन थायबर्ट एंड हैरोल्ड केली।
हेरल्ड के लिए। तो ग्रुप एक्सचेंज थ्योरम में किसकी बात होती है? रिवार्ड वर्सेस कॉस्ट, रिवॉर्ड वर्सेस कॉस्ट, कि आप किसी ग्रुप में अगर जा रहे हो तो आपको कॉस्ट कितना देना पड़ रहा है और आपका रिवॉर्ड क्या क्या मिल रहा है। तो रिवॉर्ड क्या होता है? रिवॉर्ड इज द अमाउंट ऑफ बेनिफिट दैट वी रिसीव फ्रॉम अ रिलेशनशिप। तो रिवॉर्ड हमारे एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, जैसे लव एंड कंपेनियनशिप, कंक्रीट भी हो सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, इमीडिएट भी हो सकते हैं, और बाद के क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं रिवॉर्ड, और हमें क्या कॉस्ट देना पड़ रहा है, राइट। तो रिवॉर्ड एंड कॉस्ट बेनिफिट से ग्रुप फॉर्मेशन होता है। ये थ्योरी जॉन थायबर्ट एंड हेरोल्ड केली ने बताई है। Next, under which section of Industrial Dispute Act the appropriate government is empowered to constitute industrial tribunal? Very easy, very easy. शुरुआत से देखें तो सेक्शन 3 वर्क्स कमेटी के बारे में है, सेक्शन 4 कॉन्सिलेशन ऑफिसर, सेक्शन 5 बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन, सेक्शन 6 कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, सेक्शन 7 हमारा क्या है? लेबर कोड। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इज इन 7A। 7B में क्या है? 7B में है नेशनल ट्रिब्यूनल। तो आंसर हमारा पॉइंट नंबर 3 होगा। 7B में है नेशनल ट्रिब्यूनल। 7C भी है। 7C में हम क्या बात करते हैं? सेक्शन 7C में डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो कब कब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ये हम 7C में बात करते हैं, करेक्ट। ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नेक्स्ट, which of the following is not an approach to international human resource management? पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, इथनोसेंट्रिक, ये तीनों है। चेकलिस्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन। और इन तीनों के बारे में किसने बताया था? इन दोनों के बारे में बताया था पर्ल मुटर ने। पर्ल मुटर, एक बार एग्जाम में ये भी आया कि पर्ल मुटर अप्रोचेस आर एंड देन सम क्वेश्चंस वर देयर, मतलब पर्ल मुटर के नाम से भी क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो यूजीसी नेट इज जस्ट चेकिंग लाइक दैट। तो ये तीनों अप्रोच इन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, which of the following statement are correct about benchmark? बेंचमार्क के बारे में कौन कौन सी चीजें सही है ये हमें बताना है। तो बेंचमार्क इज द बेस्ट प्रैक्टिस अमंग कॉम्पिटिटर। यस, कॉम्पिटिटर में हम देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री में अप्लाई की हैं जिसे हम इमिटेट कर सकते हैं इन अ बेटर वे, है ना, सो एज टू compete with them. तो competitor and non-competitor that lead to superior performance. It is superior performance. Yes, its goal is to identify the standard of excellence against which an organization can measure and compare its working and all. तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 89, कुछ अगर प्रिंटिंग इशू है तो we can check as well, no issue. Yes, तो यहाँ पे देखते हैं कंपेयर्स परफॉर्मेंस, इट्स है कंपेयर्स परफॉर्मेंस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट बेंचमार्क? ए और बी तो बिल्कुल सही है। बेस्ट प्रैक्टिसेस आर फाउंड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, नो दिस इज रॉन्ग। बेस्ट प्रैक्टिसेस आर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड ओनली इनसाइड इट। तो पॉइंट नंबर सी हमारा आंसर नहीं होगा, पॉइंट नंबर ए एंड बी होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 89 इट विल बी पॉइंट नंबर 1 ए एंड बी ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, The World of Labor book was authored by J.D. Cole. Very famous book by J.D. Cole, The World of Labor. अब चलिए, now we have this passage. तो इस पैसेज को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। We will just take a minute to read it. We will have a minute to read it. चलिए पढ़ते हैं इसको. Yeah, the same passage we have here as well. Yes. So this passage basically is showing that the pathetic state of workers in India because they are illiterate and unaware, है ना। तो इंडिपेंडेंस के बाद चलिए यहाँ पे देखेंगे तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको पूरा पैसेज एक साथ दिख रहा है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे लेबर लॉ गवर्नमेंट ने इनैक्ट किए हैं और उनके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे पैथेटिक कंडीशन बताई जा रही है और यहाँ पर ILO का एक अप्रोच बताया जा रहा है। एंड देखिए, कहीं से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चले तो यू शुड नोट इट डाउन। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी मिनिमम स्टैंडर्ड कन्वेंशन 1952 है, अगर ये भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है तो आप इसे भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, कन्वेंशन नंबर भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसी से फिर ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर दोबारा, ओके। तो चलिए क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट मेल एंड फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स गेट लोअर वेज देन मिनिमम वेजेस। आई विल स्विच टू अदर PDF for better visibility. Yes, it has been observed that male and female migrant workers get lower wages than minimum wages. It should be noted that principle of equal pay for equal work is not strictly adhered. Okay. Long and flexible working hours combined with low wages are reported. It has been observed that migrant women workers are paid lower wages than male workers in all operations. इसमें से कौन सा is not a correct statement ये हमें बताना है? Yes. तो हमने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो
ये बिल्कुल पॉइंट नंबर 1 हम यहाँ पे देख रहे हैं. पॉइंट नंबर 1 वी कैन सी देयर. और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 भी हमने देखा है. I'll switch here for better visibility. So that I can see all the points at once. Point number 1, 2 and 3. Point number 1, 2 and 3 we can clearly see in the passage. But point number 4 यहाँ पे all operation की बात की जा रही है, ये हमारा गलत हो जाएगा. तो point number 4 is the answer. It's not a correct statement. ये कहीं कहीं पर होता है, लेकिन in all operation ऐसा जरूरी नहीं है, है ना. Most of the migrant workers में कहीं कहीं ऐसा होता है, but it is not for all the operation. यहाँ पे देखिए certain operation लिखा है. Workers are paid lower wages than male workers in certain operation, not in all operation. तो point number 4 हमारा आंसर हो जाएगा. This is not correct. And next देखिए, we have this question paper जिसमें question number 92, 93 और visible नहीं है, तो we are skipping that. Question number 94 visible है, so we will go for question number 94. So which of the following is correct combination depicting social security system? तो question number 94 हम लोग solve करेंगे. Yes, तो 9 types of benefit इसमें बताए गए हैं. So just we will read and answer this question. Yes, तो clearly we can see medical care, sickness and maternity benefit, old age benefit यहाँ पे भी लिखा है. ठीक है, तो from last paragraph we can see the answer will be point number 4. And again question number 95, 96, 97, 98, 99 and is not visible. And so we will go for last question, question number 100. This is the last question. ठीक है, तो last question का भी एक अलग सा paragraph है, तो we will read this paragraph. Yes, तो statement 1 और statement 2 अगर हम लोग दोनों पढ़े तो an action is the outcome of a forceful emotion. No, it's not like that. Action is the outcome of combination of emotion and cognition. क्योंकि यहाँ पे लिखा है they do not run independently of each other, है ना. तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. Their proper interaction enable you to perceive the world around you and then you act. तो यहाँ पर हमारा आंसर स्टेटमेंट 2 होना चाहिए. तो both स्टेटमेंट 1 and 2 are correct. इनकरेक्ट गलत हो जाएगा. स्टेटमेंट 1 is incorrect and 2 is correct. ये हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 100 का. तो with this we have solved June 2023 code 55 question paper today. कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं. जो हमारे रिस्पांस शीट है उसमें क्वेश्चंस है ही नहीं, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है. इस कॉम्प्रिहेंशन से बेस्ड ही क्वेश्चंस रहेंगे. आप कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ेंगे. यू विल गो बैक टू द कॉम्प्रिहेंशन एंड यू कैन फाइंड द आंसर वेरी इजीली देयर. बहुत टफ नहीं होता, बहुत ही आसान पार्ट होता है ये. आप इनफैक्ट हमारे क्वेश्चन पेपर का सबसे आसान पार्ट हमारा ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही होता है, विच वी ऑल कैन इजीली डू. So चलिए, so with this I will be ending the session. I hope you found the session insightful, interesting and informative. And if there is still any doubt on any question, you can still comment. And yes, so I'll be winding up the session. Thank you. Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.